मेरा क्वेश्चन कॉर्पोरेट जगत से थोड़ा जुड़ा हुआ है। एक साथ बहुत सारी कंपनियों को मैनेज करने समय ऐसा कई बार होता है कि चालू काम के दौरान या मीटिंग के दौरान लोग बोल रहे होते हैं लेकिन कान के अंदर आवाज़ ही नहीं जा सकती। जितना भी प्रयत्न करते नहीं जा सकती, लेकिन जब उसके बारे में कुछ कोई लोग पूछते हैं तो आंसर तो निकल के आ जाता है। लेकिन उसके बाद ये होता है कि ये दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस कर पाए, अपना कॉर्पोरेट लाइफ और आध्यात्मिका का जो प्रोग्रेस करना होता है वो कैसे पथ पे चला जाए। साथ ही कौन कौन से बाहरी और आंतरिक प्रभाव है जो ये असंतुलन को जन्म दे रहे हैं। जब आप कोई काम के अंदर होते हैं तब आध्यात्मिक के अंदर चले जाते हो, और आध्यात्मिक के अंदर होते हो तो एकदम से वो काम के बारे में आ जाता है विचार। तो उसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए था। यह समस्या है सिजोफ्रेनिया, खंडित मनस्कता। सहज स्थिति ये है कि हियर एंड नाउ होना चाहिए, और हियर एंड नाउ जो कुछ मौजूद है उसमें हमें जिस चीज़ को सॉल्व करना है उसे हम सॉल्व करते हैं। लेकिन हमको जो प्रशिक्षित किया गया है एक स्पेशल मैकेनिज्म की तरह प्रशिक्षित किया जा रहा है। जो सभ्यता होती है उसको जिस दिशा में जाना होता है उस दिशा में उसके इनोवेशंस होते हैं। अब जैसे कंप्यूटर आया, कंप्यूटर आने के बाद में इसमें एक सिस्टम आया जो बड़ा क्रांतिकारी सिस्टम है, विंडोज़। तो विंडोज़ जो सिस्टम आया मतलब एक साथ जो है उसी कंप्यूटर पर बहुत सारे काम कर सकते हैं, यही इसका मतलब हुआ ना। एक साथ जो है बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आइडिया आया कैसे विंडोज़ का? इसलिए आया क्योंकि अब जो है हमारी सभ्यता जो मल्टीटास्किंग पर्सनालिटीज़ को चाहती है। ऐसी पर्सनालिटीज़ हों जो मल्टीटास्किंग हो, मतलब एक साथ बहुत सारा काम कर सकें। तो वैसा वो करने लगे तो करते करते फिर यह भी आइडिया आया कि हमारी जो मशीनरीज़ हैं जिनका उपयोग कर रहे हैं वह भी मल्टीटास्किंग हो, एक साथ बहुत सारा काम कर सके। उनकी एफिशिएंसी लगातार बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो मशीनों के साथ ऐसा हो रहा है और मनुष्यों के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो सभ्यता जिस दिशा में जाना चाहती है वैसी मशीनें, वैसी टेक्नोलॉजीज़ भी आती हैं, और ऐसा जो है ऐसा मस्तिष्क भी होता है। मल्टीटास्किंग वर्किंग जो है यदि मशीन पर आप कर रहे हैं मतलब आप मल्टीटास्किंग कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आउटपुट वैसे निकालना चाहते हैं। ऐसा आउटपुट आप क्यों निकालना चाहते हैं कि बहुत सारी जगहों से बहुत ज़्यादा आउटपुट आए? ऐसा आप निकालना क्यों चाहते हैं? ऐसा आप इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि आपको चाहिए शॉर्टकट। टेक्नोलॉजी शॉर्टकट है ना। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है शॉर्टकट, कि हमें जो है ज़्यादा आउटपुट चाहिए और कम समय में चाहिए। देखो इसमें बहुत सारी बातें निकल कर रही हैं। एक तो समय का हिप्नोटिज्म है, समय हमको बचाना है, मतलब हम समय को सत्य मान रहे हैं। समय को सत्य मान रहे हैं तो समय को हमको बचाना है। कम समय में हमें ज़्यादा परिग्रह करना है, ज़्यादा जोड़ना है, ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की हमारी आकांक्षाएं जो हैं वह निकल के आ रही हैं। तो इसके साथ में जो है डिसीज़ भी निकल के आएंगे, बीमारियां भी निकल के आएंगी, क्योंकि यह असहज अवस्था है। यह जो है असहज अवस्था है। अस्तित्वगत रूप से जीवन बहुत सरल है, सादा है, लेकिन हम जो है इसे सादा और सरल नहीं रहने देना चाहते। हम जो है इसे स्मार्ट बनाना चाहते हैं। स्मार्ट का क्या अर्थ होता है? स्मार्ट का अर्थ होता है मैकेनाइज्ड। स्मार्ट शब्द बड़ा आकर्षित करता है ना, पर एक स्मार्ट का शब्द होता है मैकेनाइज, कम मनुष्य। मनुष्य जो है सहज होता है और एक दिशा में काम करता है, और सहज मनुष्य तो देखता है कि क्या जरूरी है वह कर लेता है, जो गैर जरूरी है उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। यह सहज जीवन है। अब जो जीवन की असहजता कहती है कि नहीं, कल का, परसों का, आगे का पूरा इंतजाम कर लेना चाहिए,
हियर एंड नाउ नहीं रहना चाहता, है ना। अब हियर एंड नाउ नहीं रहना चाहता तो इधर मल्टीटास्किंग चल रही है और वहाँ पर अंदर अंदर प्लानिंग चल रही है कि मुझे यहाँ से जो है एक दिन बाहर हो जाना है और स्पिरिचुअलिटी को भी ग्रो करना है। जब स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जाते हैं, स्पिरिचुअल जो प्रोग्राम्स हैं उसमें जाते हैं, तब वहाँ पर प्लानिंग चल रही होती है कि वो कैसे जल्दी मैं रिटायर हो जाऊँ ताकि मैं इसे परमानेंट कर सकूँ, इसे मैं स्पिरिचुअल जो लाइफ है और जो स्थितियाँ हैं इसको मैं बिल्कुल इसी में ही आ जाऊँ। तो इसके लिए मुझे बहुत जल्दी वह सारा कुछ निपटाना है। तो जब वहाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है उस समय वह कहीं और मौजूद है, शरीर से वहाँ मौजूद है और मन जो है कहीं और इन्वॉल्व है, वो भूत भविष्य में दौड़ रहा है और आगे की प्लानिंग कर रहा है। और जब वह वहाँ पर है तो ये प्लानिंग कर रहा है कि इसे मुझे निपटा करके वहाँ होना चाहिए। एक बार में जहाँ पर है वहाँ नहीं है, यह जो है नहीं सिखाया गया। मशीन जो है, मशीन काम करती है, मल्टीटास्किंग करती है, लेकिन वो ठीक है, वहाँ हियर एंड नाउ है क्योंकि वो मशीन है, वह मशीन है। अब मनुष्य जो है जब भी ऐसा कुछ होगा तो उसके साथ मन है और मन जो है इधर उधर दौड़ाएगा। क्यों दौड़ाएगा? क्योंकि तुम सहज नहीं हो, सहज नहीं हो। तुम मन जो है अलग अलग गोल्स बनाएगा, अलग अलग दौड़ लगाएगा, अलग अलग सब कुछ करेगा। तुमने चुना है, तुमने चुना है तो चुनने के बाद फिर जो है मन उस पर काम करना चालू कर देता है, प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। चुनना तुम्हारे हाथ में है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि चुनना तुम्हारे हाथ में है, और यदि चुन लिया तब मन को पूरा प्रोग्राम दे दिया, मन को पूरा प्रोग्राम दे दिया। अब मन के पास गोल है, उस गोल को पूरा करना है। बहुत सारे गोल हैं तो बहुत सारे गोल्स को पूरा करना है। उसको जो है उसके संबंध में प्लानिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, पूर्व धारणाओं का उपयोग करना है, एक्सरसाइज करनी है। अब उस गोल्स के साथ में यह भी गोल है कि अब क्या करना चाहते हो। जो करना चाहते हो कि खूब धन कमा लेंगे, खूब ऑटोमेटेड सिस्टम से अपने बिजनेसेस क्रिएट कर लेंगे, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, ये सारा कुछ जो किया जा रहा है उसका लक्ष्य तो अंततः यही है ना कि बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे, आगे स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाएंगे, आध्यात्म को आगे बढ़ाएंगे। तो उस समय तो वह भी तो भीतर से उभर के आएगा ही ना, कि जब यह कर रहे हो तो उभर के आएगा। गोल तो वही है, फाइनल गोल वही है। तो यह कर रहे हो तो फाइनल गोल भी उभर के आ जाएगा। वो सिस्टम ही ऐसा है, वहाँ पे आ जाएगा और वो अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये असंतुष्ट करने वाली स्थिति तो है। मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अंदर से तो आवाज़ आ रही है ना कि यह कोई सहज लाइफ नहीं है, अच्छी लाइफ नहीं है, करना ज़रूरी है, जस्टिफाइड है। जस्टिफिकेशन देते हो, ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ठिकाना है, 1000 तरीके से जस्टिफाई कर रहे हो उसको, जस्टिफाई तो कर ही रहे हो। अब जो है उधर गोल भी बना हुआ है कि फाइनली ऐसा करना है। तो ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व खुद का निर्मित है, पहले तो समझना पड़ेगा। तुम जब बहुत सारे गोलों को चुन लिया है तो अब उसके प्रभाव से बचने का तो कोई रास्ता है नहीं ना, उसके प्रभाव को तो जीना ही पड़ेगा। इस पागलपन को ठीक से देखो और समझो। सिजोफ्रेनिया ने पागलपन ही होता है, डिसऑर्डर है ना। गौर से देखा जाए तो मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी एक डिसऑर्डर है, तो सहजता तो है नहीं, एक डिसऑर्डर है ना। उसको डिसऑर्डर के रूप में मेडिकल साइंस ने परिभाषित किया या नहीं किया ये अलग बात है, लेकिन है तो वो डिसऑर्डर। एक व्यक्ति में बहुत सारे गुण हो सकते हैं, वह कवि भी हो सकता है, चित्रकार भी हो सकता है, अच्छा कुक भी हो सकता है ना। पारिवारिक परिस्थिति भूमिका भी निभा रहा है, सामाजिक परिस्थिति भूमिकाओं को भी निभा रहा है, ऐसा सब कुछ हो सकता है। और एक बार में एक जगह पर वो पूरा पूरा हो सकता है, लेकिन वो एक ही समय में 3 4 5 चीज़ों को एक साथ हैंडल करना चाहता है। यहाँ पर गड़बड़ी है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है कि वो किसी समय में गीत गाता है, किसी समय में कविता रचता है, किसी समय में
वह जो है कुछ वाद्य यंत्र बजाता है, किसी समय में चित्रकारी करता है, किसी समय में अपना जॉब करता है, किसी समय में वह जो है कुकिंग करता है, किसी समय अपने परिवार के साथ रहता है, किसी समय प्रकृति के साथ रहता है, किसी समय में साधना करता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करना चाहता है, वहाँ पर दिक्कत है। जिस समय जो है एक काम हाथ में लिया, उस काम को ठीक से कर रहे हैं, अन्य कामों की उस तरफ उस समय कोई गुणा भाग नहीं होना चाहिए। जो हाथ में लिया उसमें सहजता से पूरे तरीके से कर रहे हैं, फिर वो काम कैसा भी हो, कोई बुरा काम नहीं होता है। करना तो है, संसार में है, ठीक है ना, जीवन है, और अपना जो सभ्यता के हिसाब से और वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं, सिचुएशंस हैं, इस हिसाब से जो भी है करना, वो तो करना पड़ेगा ही। जो आपका स्किल है उसी के स्किल के अकॉर्डिंग ही तो करोगे। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि कंप्यूटर से जुड़ा काम नहीं करना है या इससे जुड़ा काम नहीं करना है। जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम है तो करना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी तो पूरे जीवन में आ ही चुकी है, हर जीवन को प्रभावित कर ही चुकी है, उससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए यह देखो कि वहाँ पर जो है जो काम हाथ में लिया उसी काम के साथ रहो। मल्टीटास्किंग की कोशिश न करो। शुरू में अटपटा लगेगा कि नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट करो अपनी। और दूसरा यह है कि जो है अपना, जैसे हम एक शेड्यूल बना लेते हैं कि हाँ ये ऐसा है, हम ऐसा एक बार में यह काम करेंगे, आपको बाद में अपॉइंटमेंट देंगे, आपको बाद में अपॉइंटमेंट देंगे और ऐसा करेंगे। हो सकता है उसी में जो कस्टमर्स हैं, जो भी दूसरे हैं जिनके साथ डीलिंग्स होनी है, शुरू में उनको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएंगे। हो सकता है इक्के दुक्के क्लाइंट्स हाथ से निकल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें जो आप आउटपुट निकाल के देंगे उनको और जो बात करेंगे, उससे होगा यह कि वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, कस्टमर आपके परमानेंट हो जाएंगे, उससे आपकी रेपुटेशन वापस बढ़ेगी और आप अपनी आंतरिक समस्याओं से बाहर हो जाएंगे। अब एक बार जो है मन में कमांड डाल दी कि नहीं, मैंने जो है ये सब चीज़ें एक साथ हैंडल करनी है, वो कमांड यदि भीतर डाल दी है तो मन का प्रोसेस तो वैसे ही चलेगा ना। फिर बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी है तो स्पिरिचुअलिटी की भी बात सोचेगा, उधर की बात करेगा, उधर की बात करेगा। कमांड तो हमने डाला है ना, मल्टीटास्किंग, उसमें फिर हमारे हाथ में सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। हमने कहा नहीं मल्टीटास्किंग 4 चीज़ों को करना है, 4 चीज़ों को करोगे, 4 जो पेंडिंग है वो भी दिमाग में घुसती रहेंगी, है ना। और बोलेगा मल्टीटास्किंग 4, अरे 5वीं को भी जोड़ ले, अरे इसको भी जोड़ ले। भाई उसमें वो प्रोग्राम डल चुका। एक के बाद जो है 2 नहीं आता, एक के बाद अनेक आता है। वो भाई मन की लैंग्वेज अलग लैंग्वेज है ना, वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी टेक्नोलॉजी में काम करेगा ना, एक या फिर अनेक। तो अनेक का मतलब अनेक होता है। अनेक का मतलब 2, 3 और 4 ये थोड़ी ना होता है। वह ऐसा प्रेशर से उतना ही करोगे कि मुझे 4 ही करना है, वो अगला नहीं करना है, लेकिन वह तो प्रपोजल देते जाएगा, इसको भी देख लो, यह भी कर लो, वह भी कर लो, प्रपोजल तो चालू हो जाएंगे, या तो एक या तो अनेक। बीच का कोई मामला वहाँ बनता नहीं है। तो मन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो उस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है होना चाहिए। और यह समस्या जो है सार्वभौम समस्या है, पूरी धरती की समस्या है अभी, क्योंकि प्रभावित किया गया है कि मल्टीटास्किंग होना चाहिए, एक साथ बहुत सारा करो। अब ऐसे व्यक्ति जो ऐसा करते हैं, कई लोग बहुत अच्छा करते हैं, ऑफिसों में करते हैं ना, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और उनके पैकेजेस भी अच्छे होते हैं, या उनकी जो खुद की कंपनियां हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर भी रहे होते हैं, लेकिन जो है अपने प्रति ईमानदार नहीं होते हैं। उनके जीवन में सहजता, सरलता, आनंद जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। उस कीमत पे वो कर रहे होते हैं, अपने आप को गंवा करके वो कर रहे होते हैं। उस मैकेनिज्म में अपने आप को धक्का दे दिया, और वो मैकेनिज्म काम करता रहेगा, वो सपनों में भी काम करेगा, ऑफिस के बाहर भी काम करेगा, वो आदत हो जाएगी। ऑफिस के बाहर पर भी अपने जो है लैपटॉप खोल कर बैठे रहोगे, कंप्यूटर पर स्मार्ट जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते रहोगे,
फ़ोन पे लगातार लगे रहोगे, वैसे ही मैनेज करते रहोगे, उसी ढंग से चलोगे, क्योंकि अब वो मन का ढंग बन गया, मन का पैटर्न बन गया। अब पैटर्न बन गया तो अब उससे बाहर होना मुश्किल है। और मज़े की बात यह है कि जो गोल है कि भविष्य में कभी हम इस सब से पार होकर के आध्यात्मिक जगत में सहजता से आनंद से रहेंगे। सहजता से आनंद से रहेंगे, कैसे रहोगे? मन कौन सा है तुम्हारे पास में? मल्टीटास्किंग, और ट्रेंड है, लंबे समय से 10, 20, 25 साल से यही काम करते आया है। अब वह जो है सहज सामान्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कौन से जादू से हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? वह जो है उसके लिए फिर साधनाएं करोगे, ये सब करोगे, समझोगे, धीरे 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 एक लंबा समय लगेगा। लेकिन इसके साथ ही साधना जारी रहे और अपने आप को समझ लो कि मन के मैकेनिज्म में कुछ ऐसी चीज़ें डालनी ही नहीं है। कुछ ठीक ठाक व्यवस्था शुरू से ही बना लेनी चाहिए कि हम जो है मल्टीटास्किंग शुरू से ही नहीं करेंगे। कोई एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है तो एक लिया है, उसको हैंडल कर रहे हैं, और जो है वो ये इस समय तक उसे दिया हुआ है, तो बाकी जगह प्रॉपर मैसेज रहेगा कि ये हमारा, इसके बाद अगला अपॉइंटमेंट इसका है, अगला इसका है, अगला इसका है। इस बीच में हम अपना कोई और बातचीत नहीं करते। कुछ आप मैसेज डालेंगे, ये डालेंगे तो आप डाल के छोड़ के रख सकते हैं, ये हम इस समय चेक नहीं करते हैं। हमारा चेक करने का समय यह है और इसका जवाब इतने समय के बाद आता है। इस प्रकार से करेंगे। ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा आउटपुट निकाल लेंगे मल्टीटास्किंग से, ऐसा होता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ एक दो ही हाथ काम में हाथ डालते हैं, ज़्यादा कुछ लेते नहीं हैं, लेकिन उसको इतने अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, तो उसी में उनको जो चाहिए होती है ग्रोथ, उससे ज़्यादा ग्रोथ उसमें ले आते हैं। 10 कामों के बजाय 1-2 करके ग्रोथ ले आते हैं। और ऐसे भी बात है कि उतनी ग्रोथ न भी ला पा रहे हों तो अपने प्रति तो ईमानदार है ना, सहज है ना। अपनी हो सकता है इसे लाइफ स्टाइल हाई मिल रही हो, लाइफ स्टाइल हाई है, लाइफ अच्छी थोड़ी ना है। ये देखो, लाइफ स्टाइल को हाई करना चाहते हो, लाइफ भले बुरी रहे। ये कॉर्पोरेट कल्चर है कि लाइफ स्टाइल जो है, लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है ना, लाइफ स्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वह ऊपर चाहिए, भले लाइफ अच्छी ना हो। लाइफ अच्छी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऊपर है। यह क्या है? स्वस्थ मानसिकता है? नहीं है ना। और उसके बाद में जब ऐसे तथाकथित सफल लोग जो भीतर से फ्रस्ट्रेटेड हैं, तथाकथित सफल लोग हैं ना, वो देखते हैं कि अपना जो है कोई मजदूर है, कोई किसान है, वो अपना काम करके पेड़ के नीचे जो है ऐसी ज़मीन पे अपना अंगोछा बिछा करके और ईंट जो है तकी के रूप में रख के और मज़े से सो रहा है। दोपहर में आराम से सो रहा है, बिल्कुल गहरी नींद सो रहा है। उसको देख के फिर जेलस करते हो, उसके देख करके जेलस पैदा होती है कि मेरे पास सब कुछ है नहीं, ये नींद इसके पास है, मेरे पास तो नींद है ही नहीं। और वह जो है मजदूर है, किसान है, उसे देखते हो कि 2-4-5 लोग बैठे हैं, अपना डब्बा खोल के रूखा सूखा खाना खा रहे हैं और बिल्कुल मज़े से हंसते खेलते, इतनी मुस्कुराहट के साथ में, आनंद के साथ खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और बढ़िया निस्वाद आ रहा है, आनंद आ रहा है। और देख के तुम जेलस करते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हें वहाँ पर भी कंप्लेंट्स आ रही हैं। भोजन की वैरायटी बहुत है लेकिन तुम्हारे पास कंप्लेंट्स हैं। उनके पास कोई वैरायटी ही नहीं है भोजन की और उनके पास आनंद है, उसमें उनको स्वाद आ रहा है, तुम वैरायटी में स्वाद नहीं ले पा रहे हो, तो फिर जेलस पैदा होती है। सहज जीवन है नहीं। तो जीवन में थोड़ा श्रम तो होना चाहिए ना, जीवन में श्रम होना चाहिए, सहजता होनी चाहिए, संतुलन तो खुद तय करना पड़ेगा ना। अब संतुलन तो यदि अपने भीतर ढंग से झांक के देखें, अपने आप से पूछें, तो संतुलन निकल के आ जाएगा, उसकी व्याख्या निकल के आ जाएगी।
लेकिन हम दुनिया में ढूंढते हैं कि संतुलन कैसा हो जीवन में, यह ऐसा है वह वैसा है। मतलब हम चाहते हैं कि ये हमारा सब चलता रहे, मल्टीटास्किंग भी चलती रहे, यह चीज़ चलती रहे, वह चीज़ें चलती रहे, और साथ में कुछ संतुलन पैदा हो जाए प्रकृति के नियमों के खिलाफ। भला हमें संतुलन भी चाहिए, वह आनंद भी चाहिए, आध्यात्म में भी चलना चाहिए, वह भी चलना चाहिए। ऐसा कोई जादू की छड़ी कहाँ मिलती है ना? ऐसी कोई अदृश्य छड़ी जादू की जो ये काम कर जाए, तो अदृश्य छड़ियाँ घुमाने वाले लोग मिल जाते हैं, फिर बोलते हैं हाँ आ जाओ ऐसा वैसा यह वह, और वो जो है उनका एक बिजनेस हो जाता है। वो भरोसा दिलाते हैं कि ऐसे में ऐसा हो जाएगा, वैसे में वैसा हो जाएगा, कुछ बातें सुनाएंगे, कुछ करेंगे, तुम बोलोगे बहुत अच्छा है, वहाँ आना जाना चालू कर दोगे। कुछ छोटी मोटी कोई एक्सरसाइज करवा देंगे, उस एक्सरसाइज से छोटा मोटा रिलीफ भी हो जाएगा टेम्पररी, और उससे प्रभावित होकर के तुम वह भी चालू रखोगे और यह भी चालू रखोगे। बात बनने वाली है ही नहीं। अंदर का फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह बना रहेगा, वह डिसऑर्डर्स अपनी जगह बने रहेंगे। सीजोफ्रेनिक माइंडसेट को तुम जी रहे होगे, जीते चले जाओगे। बहुत सारे मेनियाज और फोबियाज क्रिएट होते हैं इस प्रकार की लाइफ स्टाइल से, तुम उनसे भी ग्रस्त हो जाओगे। बहुत सारी व्यर्थ की चीज़ों से तुम डर रहे होगे जो कि हैं ही नहीं, ऐसे फोबियाज हो जाएंगे। बहुत सारे मेनियाज हो जाएंगे, तुम जो है बिल्कुल अपने आपे में नहीं रहोगे और वैसा कर गुजरोगे। करने के बाद लगेगा अरे मैंने क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब अगला मौका आएगा फिर कर गुजरोगे। तो फोबियाज और मेनियाज जो है इनसे भी तुम ग्रस्त रहोगे। उधर जो है तुम्हें झूठे आश्वासन मिलते रहेंगे कि नहीं बस ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो, यह भी हो जाएगा, वह भी हो जाएगा, वह भी हो जाएगा। जीवन में सहजता चाहिए, तो पहली बात तो यह है कि अपने अंदर क्लियर हो जाओ। मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी जो है कि एक ही बार में, एक ही समय में बहुत सारे काम कर लेना, इस चक्कर में न पड़ो। कोई गोल्स न बनाओ, गोल्स बनाओगे तो मन को तो फिर एक्टिवेट कर दिया ना। महत्वाकांक्षा जो है बहुत बड़ी समस्या है। आज से 5000 से साल से भी ज़्यादा हो गए तब कृष्ण गीता में कहे गए कि कर्म करते चलो, कर्म में आनंद होना चाहिए, कर्म सहज होना चाहिए, और फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा मत करो मतलब गोल मत बनाओ कि इतने समय में इतना आउटपुट निकालूंगा, यह वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। कि कर्म करे जाओ, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। गुणा भाग है ही नहीं, तो वहाँ ज़्यादा भी होगा तो वो जो एक्साइटमेंट है वो आएगा ही नहीं, कम भी हो गया तो डिप्रेशन आएगा ही नहीं। गोल तो बना ही नहीं था। अरे गोल कोई बनाओगे तभी तो एक्साइटमेंट और डिप्रेशन में जाओगे ना, और गोल तो कुछ ना कुछ देगा ही देगा। जो भी महत्वाकांक्षा है, एम्बिशंस हैं, और जो भी गोल है वो कुछ ना कुछ तो देंगे, या तो एक्साइटमेंट देंगे या डिप्रेशन देंगे, कुछ नहीं देंगे ऐसा नहीं हो सकता। अरे जो गोल है अपना जो है उस गोल को बिल्कुल ठीक ठीक अचीव किया, उससे ज़्यादा नहीं हुआ कुछ, गौर से देख लेना मन का ढंग, डिप्रेशन में जाओगे। मैंने चाहा था कि इस समय तक जो है मुझे 10 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करनी है, बराबर वहाँ तक पहुँचते 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 10 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली और डिप्रेशन में जाओगे। फलाने ने तो 20 कमा लिया, फलाने ने तो 100 कमा लिया, 100 करोड़ कमा लिया, मैं तो 10 सोचता रहा और 10 ही तक पहुँचा। ये कोई बात हुई क्या? डिप्रेशन आएगा, द्वंद्व ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा हो गया तो एक्साइटमेंट में जाओगे। एक्साइटमेंट में फिर उल्टी सीधी चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। एक्साइटमेंट का अगला परिणाम डिप्रेशन होता है, या फिर कोई और उल्टा सीधा गोल ले लोगे, और वो गोल ले लोगे उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ते रहोगे। सहजता जो बची खुची है वह भी खत्म हो जाएगी। मतलब कुछ शुभ तो होने जैसा है ही नहीं उसके बाद में। गोल्स बना ली तो या डिप्रेशन या एक्साइटमेंट और आगे की गड़बड़ियाँ, सहजता और खो दोगे, तो मन फिर अगला गोल दे देगा ना। अरे गोल्स को रिवाइज किया जाता है, टारगेट्स को रिवाइज किया जाता है, टारगेट अचीव होने के पहले रिवाइज कर लिया जाता है ना। कारपोरेट कल्चर, ये कारपोरेट कल्चर है। टारगेट्स अचीव होने के पहले उसे रिवाइज कर लिया जाता है कि नहीं अब ठीक जा रहे हैं, हम टारगेट को रिवाइज करते हैं।
अब यह नहीं है 110 नहीं 120 पहले ही कर लेते हैं। 100 में राजी नहीं थे, 110 रखा था, अब 120 टारगेट अचीव होने के पहले ही रिवाइज कर दिया, मतलब स्ट्रेस को और बढ़ा दिया। इस तय सीमा में यह चीज हासिल होनी चाहिए, मतलब स्ट्रेस से तो क्रिएट कर रहे हो ना। इस कल्चर के साथ हो और इस कल्चर को जी रहे हो तो स्ट्रेसलेस लाइफ संभव नहीं, क्योंकि स्ट्रेस के सारे सिस्टम तुमने क्रिएट किए हुए हैं। तुम गोल्स और टारगेट्स पे काम कर रहे हो, मल्टीटास्किंग होना चाहिए, तभी ये सब हासिल होगा। क्योंकि गोल जो दिया जा रहा है, जो टारगेट बनाया जा रहा है, वो मल्टीटास्किंग से ही होगा, मतलब असहज होकर ही वो तुम पाओगे। ये कॉर्पोरेट कल्चर है। इससे तुम सीजोफ्रेनिया से बाहर आओगे ऐसा संभव नहीं है। तुम सीजोफ्रेनिया को और पुष्ट करोगे और बढ़ाओगे। इससे बाहर होना है तो अपनी अंधी दौड़ को देख लो। यह थोड़ा आंक लो कि कितना भोजन इकट्ठा करके रखा है, अपना बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टीज, ये सब गुणा भाग करके रख लो। उसको जो है इन्वेस्टमेंट किया है, पैसिव इनकम में भी डाल के रखोगे और सब करोगे तो कितने साल तक वो भोजन रहेगा? 200 साल, 150 साल, 250 साल। देख लो कि 150 साल, 250 साल, 300 साल का तुम्हारे पास भोजन की व्यवस्था है, सर्वाइवल का इंतजाम है। और फिर जो है इस बॉडी से पूछो 300 साल का इंतजाम है, 300 साल रहेगी कि नहीं रहेगी? भाई 300 साल का इंतजाम है सर्वाइवल का, है ना। इससे पूछो कि 300 साल रहेगी कि नहीं, क्योंकि इंतजाम तो तेरा कर दिया है। तो समझ में आएगा कि किस संतुलन की बात कर रहे हो, कि यह भी और संतुलन रहे और मेरा प्रोजेक्ट अच्छा चलता रहे, और जो है मैं 300 साल के बजाय 600 साल का सर्वाइवल का इंतजाम जुटा लूं, फिर मेरे बच्चों के लिए, मेरे उसके लिए, फलाने के लिए। अरे ठीक है, जो सहजता से होगा होगा, उनके काम आएगा ही आएगा। हाँ, सोच रहे नहीं 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 600 साल का इंतजाम, फिर मेरे वो बेटे, फिर बेटे के बेटे, फिर उसके बेटे के बेटे, फिर उसके बेटे के बेटे को दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? तुम पिछले जन्म में अपने नाती पोतों और उनके बच्चों के लिए इंतजाम छोड़ आए थे, देखने गए कि नहीं? देखने जाओ ना भाई, जब छोड़ के आए थे ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और पक्का हम बता रहे हैं, वो पैसा जो है वो दे आए बार में, है ना, और जो है वो और बहुत सारी रेड लाइट एरियाज और फलाना क्या क्या होते हैं, है ना, वहाँ दे आए। और क्या जुआ, कैसीनो बोलते, क्या कैसीनो, वहाँ दे आए होंगे। देखा ना तुम जो छोड़ आए थे ना, बड़ी बड़ी संपत्तियाँ, बड़े बड़े बैंक बैलेंस, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, उनमें कोई और रह रहा है। जो प्रॉपर्टीज तुम छोड़ आए ना, उसमें कोई और रह रहा है। तुमने सोचा था तुम्हारे बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे रहेंगे, ऐसा है नहीं। देखा हो जाकर तो उसमें कोई और रह रहा है। और बाय द वे वो रह भी रहे हों तो तुम्हें फ़र्क क्या पड़ रहा है? तुम्हें तो पता ही नहीं है कि ये ऐसा है कि वैसा है, कैसा है, तो तुम्हें फ़र्क क्या पड़ रहा है? या ऐसा भी हो सकता है तुम अभी टारगेट ले रहे हो कि 100 करोड़ इकट्ठे करने हैं, हाँ, और 100 करोड़ के लिए बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हो, और पिछले जन्म में 1000 करोड़ छोड़ के आ गए हो, अब 100 करोड़ का टारगेट ले रहे हो। ये विकास है कि पतन है? विकास है कि पतन है? ये पूरा अंधा काम चल रहा है यहाँ तो। भीतर थोड़ा खंगाल के देखना चाहिए ना। चलो यही मेधा है, यही इंटेलिजेंस है, दौड़ा रही है कि यह बिजनेस कर लो, ये ऐसा कर लो, वैसा मैनेज कर लो, मल्टीटास्किंग। अरे यही क्षमता है, इसी क्षमता को थोड़ा दूसरे तरीके से देख लो, इसी को भीतर घुमा के देख लो कि कर क्या रहे हैं। इतना हो जाएगा तो उसका क्या करेंगे, उसको खर्च कैसे करेंगे, कब करेंगे, करने के लिए हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगले को दे के जाएंगे तो क्या होगा। दे दिया ना एक बहुत बड़े कपड़ा कंपनी के मालिक ने, हाँ, बड़े ब्रांड ने,
अपने बेटे को दे दिया ना, क्या किया, निकाल दिया उसको, निकाल दिया उसने, क्या किया उसने, निकाल दिया बाप को, रो हाउस में रहता है। तो ये सब देखो कि तुम जिन गोल्स को ले रहे हो उस गोल्स को हासिल करने से होगा क्या, क्या वहां दौड़ खत्म हो जाएगी, नए गोल्स नहीं बनाओगे, और उस धन का करोगे क्या, उस संपत्ति का करोगे क्या। हम नहीं कहते संपत्ति बुरी धन बुरा है, हम ये कहते ही नहीं कि धन बुरा है। सहसा से यदि आ रहा हो तो लाख करोड़ आता हो, उसमें क्या दिक्कत है। अरे राजा जनक राजा बने रहे, खजाने भरे पड़े रहे, सहजता बनी रही, जीवन तो सहज था ना, गोल्स तो कुछ नहीं थे ना, अपनी सहजता में जीते रहते थे। तो जीवन की सहजता सबसे बड़ा धन है। पहली बात तो यह समझो, अपनी प्रायोरिटी तो पहले क्लियर करो कि सबसे बड़ा धन क्या है, जीवन की सहजता। तो जीवन में सहजता है या नहीं है। यदि जीवन में सहजता है तो बाकी सब ठीक है, जीवन में सहजता नहीं है तो जो कुछ भी है सब गड़बड़ है। तो जीवन में सहजता बहुत जरूरी है, सरलता जरूरी है। क्या तुम ठीक से हंस बोल लेते हो, दोस्तों के बीच में हंसी मजाक कर लेते हो। यदि हंस बोल नहीं पाते हो, ठीक से ठहाके नहीं लगा पाते हो, अलर्ट, कुछ गड़बड़ी है, अपने आप को जांच लो। क्या तुम नृत्य कर पाते हो, कभी अचानक झूम लेते हो सहजता से, नहीं तो अलर्ट, कुछ मामला गड़बड़ है। क्या तुम्हें सुबह की सुहानी हवाएं, वह सौंदर्य तुम्हें प्रभावित करता है, नहीं करता है तो अलर्ट, दिखता भी है या नहीं दिखता है। बसंत की हवाएं तुम्हें आंदोलित करती हैं या नहीं करती, नहीं तो जागरूक हो जाओ, अलर्ट। आषाढ़ की बारिश तुम्हारे भीतर यह भाव पैदा करती है कि नहीं कि मैं भीगूं और उसमें नाचूं, पहली बारिश में, नहीं तो अलर्ट। जीवन के साथ में अस्तित्वगत रूप से, प्राकृतिक रूप से बहुत कुछ संपदा मिली हुई है। इन संपदाओं का तुम उपयोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। वास्तविक जो संपदाएं हैं उनको तुम जी पाते हो कि नहीं, उनको खर्च कर पाते हो कि नहीं। यदि वास्तविक संपदाओं को ही तुम नहीं खर्च कर पाते तो इन संपदाओं का तुम कर क्या लोगे। क्या तुम्हारे पास फुर्सत है इस संपदा के राइट यूज के लिए। तुम जा पाते हो कभी जंगलों में, पहाड़ों में, और जंगलों और पहाड़ों में जाकर के तुम अपने मन मुताबिक रह पाते हो लंबे समय के लिए, कि जाकर के से पहाड़ छू के आ जाते हो और उसके फोटोज सबको दिखाने के लिए कि देखो हम भी पहाड़ घूम आए, हम यहाँ कर आए, इस होटल में ठहरे थे, फिर यहाँ गए थे, फिर वहाँ गए थे, सुबह वहाँ गए थे, दोपहर वहाँ गए थे, अपराह्न वहाँ गए थे, शाम को वहाँ गए थे, रात को वहाँ गए थे, एक दिन में 5 पॉइंट कवर किए। जिया एक भी पॉइंट को नहीं, 5 पॉइंट कवर किए। किसी अच्छा पॉइंट पे बैठे थे, 2-4 दिन रुके थे, वहाँ अच्छी जगह लगी तो वहीं कहीं रुक गए थे 2-4-10 दिन, कई बड़ी अच्छी जगह 2-4-10 दिन यहीं रहते हैं। फिर अगली अच्छी जगह लगी तो चलो अब यहाँ रह लेते हैं। देख लेना कि वास्तविक संपदा क्या है। पलटू की कुछ वाणी थी शायद, उसी में हमने शायद कुछ जोड़ जाड़ कर दिया था, देखो ख्याल आता है तो। अजहूं चेत
गंवार अजहूं चेत गंवार, सपना यह संसार, सपना यह संसार। अगली पंक्तियां ख्याल नहीं आ रही हैं। उसका आशय यह है, संपदा संपदा कह करके तुमने जो जोड़ा वह अंततः विपदा निकली। संपदा संपदा कहकर तुमने जो जोड़ा अंततः वह विपदा साबित हुई। तुमने खूब सारा जोड़ लिया, अब उसकी चौकीदारी करनी पड़ती। जोड़ लिया, अब उसके चौकीदार हो, और अपनी पर्सनल लाइफ जी नहीं पाते हो। कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं, एक चौकीदार की तरह जी रहे हो। कहीं जाकर के आराम से रह रहे हो, रिलैक्स, नहीं कुछ दिन बाद आएगा, नहीं वहाँ जाना पड़ेगा, नहीं वहाँ ऐसा कुछ गड़बड़ है, वो मैनेज करने के लिए जाना पड़ेगा। तो संपदा संपदा कहकर तुम जोड़ते हो, अंततः विपदा साबित होती है। धन संपदा अच्छी है यदि तुम्हें उसकी उपयोगिता आती हो, तो उसे तुम्हें खर्च करते आता हो। किसी हिसाब से उसे लुटाना भी कहते हैं। यदि तुम्हें उसको लुटाने का आनंद आता हो तो अर्जित करने में बुराई नहीं है। संपदा तुम अर्जित करते हो और लुटाने का भी आनंद ले सकते हो, तो कोई बुराई उसमें है नहीं। यदि सिर्फ संग्रह ही संग्रह करते हो, संग्रह की प्रवृत्ति में फंसे रहते हो, तब तो फिर मामला गड़बड़ है। मल्टीटास्किंग क्यों है, जांच लेना इस युग की सबसे बड़ी समस्या है। इससे तुम क्या खो रहे हो और क्या पा रहे हो, देख लेना। हिसाब किताब ठीक कर लेना। हिसाब किताब में माहिर हो, हिसाब किताब ठीक कर लेना। ऐसा ना हो कि संपदा बाद में विपदा साबित हो। अगला प्रश्न किसी का था? और प्रकृति। थोड़ा जोर से बोल पाओगे? इस प्रश्न के बीज शब्द है हमारे संस्कृति और प्रकृति, और इनका दोहन और मनुष्य का उनसे बिछड़ना। 17वीं सदी पश्चात पूरे विश्व भर में कई वैज्ञानिक और दार्शनिक हो चुके। इनके आविष्कारों के सहयोग से 19वीं और 20वीं सदी से लोगों की सहूलियत के लिए प्राकृतिक संपदा को रूपांतरित करके औद्योगिक क्रांति, ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुआ। अनेकों प्रलोभन से लोगों ने अपने गांव कस्बे छोड़कर शहर की तरफ आना पसंद किया। पिछले 60-70 सालों से ज़्यादा उत्पादन हेतु हमारे खेतों में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जा रहे हैं। आईवीएफ सेंटर्स और कैंसर हॉस्पिटल्स बढ़ रही है। अब जाके सरकार प्रोत्साहन दे रही है कि हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर जाना चाहिए, परंतु काफ़ी किसानों का कहना है कि ज़मीन की काफ़ी परतों तक रसायन फैला हुआ है और यह परिवर्तन लाना जटिल है, और गांवों में गोवंश पालने में अवनीति के कारण पर्याप्त प्राकृतिक खातर उपलब्ध नहीं हो पाता। और 21वीं सदी की आपाधापी के साथ हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से रफ्तार पकड़ी है। टू मच इन्फॉर्मेशंस, मल्टीपल इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रीम्स, इससे मनुष्यों के भीतर कई साइकोसोमेटिक दुविधाएं उत्पन्न हो रही है। इतना विश्लेषण करने पर यही प्रतीत होता है कि मनुष्य आज कॉस्मिक रिदम के साथ नहीं चल पा रहा, और मोटा मोटा देखा जाए तो हमारे देश में 1000 साल से संस्कृति का अधोपतन हुआ, क्योंकि उपयुक्त रूप से संरक्षण करने के सामर्थ्य में कमी रही होगी। अब 1 दशक से महसूस हो रहा है कि हमारे देश का विश्व में फिर से उदय हो रहा है। आज विश्व के सभी देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दे रहा है और उसे विविध क्षेत्रों की व्यवस्था में डालने में प्रयत्नशील है।
तो क्या अब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अधीन रहना होगा या फिर प्रकृति के? यह दो एक्सट्रीम स्थितियां हैं। एक स्वभावगत कि हम जो है प्रकृति का हिस्सा बन के जिए, और दूसरा है कि हम टेक्नोलॉजी को सब कुछ सौंप दें, टेक्नोलॉजी के हिसाब से करें। गड़बड़ी हमने कहाँ करी? इसके रूट कॉज में जाएंगे। रूट कॉज में क्या मिलता है? रूट कॉज में मिलती है आबादी, बढ़ी हुई जनसंख्या। ये जनसंख्या इतनी बढ़ी कैसे? ज़्यादा बच्चे पैदा करने से। इस हाँ, ये जनसंख्या बढ़ी इस हिसाब से है कि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अलग तरीके से करी। प्रकृति का नियम है कि जो कमज़ोर है उसे सर्वाइवल नहीं होना चाहिए, उसे सर्वाइव नहीं करना चाहिए, कमज़ोर को मर जाना चाहिए। तो वह जो है बच्चे पैदा होते हैं। पुराने लोगों में देखो खूब बच्चे पैदा हुए, बोले 12 पैदा हुए थे, 5 मर गए थे। बड़े सहजता से बताते हैं, हाँ इतने बच्चे थे। फिर वो जो जवान होते होते तक जो बोले वो 12 में से 3 बच्चे थे। पुराने लोग ऐसे बताते हैं, बड़ी सहजता से बताते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ी वो दुर्घटना हो गई तो हम डिप्रेशन में रहे। अभी कोई है, कोई भी व्यक्ति मिलो, 2 बच्चे थे, एक मर गया तो बड़े डिप्रेशन में है। कब मरा? बोले 10 साल पहले मरा था। 10 साल से क्या करो? 10 साल से डिप्रेशन में। और 10 साल से वो 13वीं अभी कर ही नहीं पाए। 13वीं का मतलब भूल गए। राम राम 13 दिन में। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। भाई भोजन करा दिया सबको बुला करके कि भाई देखो यार ये हो गया, समझ में आ गया ना, इस बारे में आगे कोई बात नहीं होगी। अब खाओ पियो छुट्टी, है ना। उसको भी छुट्टी दे दी, उसको भी बोलते हैं क्रियाक्रम करके तो अपनी यात्रा पर निकल। राम राम, तेरे से तेरा हमारा यहाँ तक था, अब तू अपना जान, हम अपना जाने, है ना। ठीक से राम राम करना था। 13वीं का मतलब ठीक से राम राम करो, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। समाज को ही बोलते थे खिला पिला दिया, और इस मामले में और कोई बात नहीं करना। तो इस प्रकार से 13वीं का कार्यक्रम होता था। अब ये जो है ऐसा हो गया है कि हम मरने ही नहीं देते लोगों को। हाँ, ऑक्सीजन, फलाना इंजेक्शन, ये वो, कमजोर लोग जिए जा रहे हैं। ये बीमारी है, वो बीमारी है, फलाना है, यहाँ इलाज चल रहा है, वहाँ इलाज चल रहा है। कुछ गड़बड़ी नहीं समझ में आती। अरे थोड़े बहुत उम्र दराज उनको पता होगा, दूर दूर कहीं हॉस्पिटल होता था, उसमें कोई एक आध डॉक्टर बैठता था। हाँ, मेडिकल स्टोर कहीं कहीं हुआ करता था, वैद्य कहीं कहीं हुआ करते थे, या घर में ही कुछ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चल जाता था। दिखता नहीं कैसे जगह जगह बिल्कुल हॉस्पिटल खड़े होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी होती जा रही है? हेल्थ वाली इंडस्ट्री, है ना, हेल्थ एंड वेलनेस। सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? हेल्थ एंड वेलनेस। लगातार सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो इस सेक्टर में है। तो ये सेक्टर इतना तेजी से ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि हम जो है प्रकृति की समझ को चुनौती दे रहे हैं। हम प्रकृति की सहजता के साथ में शामिल नहीं हैं। अरे इतने आम फलते हैं, दिखता नहीं कितने आम फलते हैं। पूरे आम यदि फल जाए तो पेड़ गिर जाएगा, मर जाएगा। मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? डालें इतनी भारी हो जाएंगी, पूरी डालें टूट टूट के गिर जाएंगी। कई साल होता है कि ज़्यादा फसल आती है तो डालें टूट टूट के गिरने लगती हैं। ये मेधा भी तो प्रकृति ने ही दी है ना, कि हॉस्पिटल, टेक्नोलॉजी और ये सब। कहीं हम असंवेदनशील तो नहीं हो जा रहे हैं अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम कमज़ोर लोगों को बचा ले रहे हैं? कहीं हम ये मेधा उस प्रकृति ने हमको दी है। नहीं, सहज स्थिति यह है कि अभी क्या होता है कि वो कोई बूढ़ा आदमी होता है घर में, तय है कि मरेगा, है ना। आखिरी स्थिति में वो थोड़ा सा कुछ हुआ, तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, तुरंत वो आईसीयू क्या आईसीयू बोलते हैं ना, हाँ, उसमें जाके भर्ती करो तुरंत। ये वो जो मरने वाला बूढ़ा आदमी चल फिर वैसे भी नहीं सकता, बिस्तर में ही पड़ा है, उसको भी उठा के क्या करते हैं, वहाँ भर्ती करो।
बचाने की कोशिश करो, ऐसा हो, फिर उसमें फिर वो बहुत सारी कहानियाँ सुनने में आती हैं, हॉस्पिटल में ये गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी हुई, फलाना हुआ, इतने लंबे बिल बन गए और वह हो गया। और नहीं ले जाएं तो बोले वो तो समाज में नाम खराब हो जाएगा कि देखो मरते मरते आदमी को हॉस्पिटल में भी ले गए। घर में आदमी मर गया तो बोलते हैं ये कुछ गड़बड़ लोग हैं, इसके घर में आदमी मर गया। आदमी तो हॉस्पिटल में मरना चाहिए ना। धन को जहाँ जाना है वो तो वहाँ पहुँच ही जाएगा ना गुरुजी। अगर हॉस्पिटल में पहुँचना है तो सही पहुँच गया। तो ठीक है, तो फिर उसमें फिर कंप्लेंट क्यों होनी चाहिए? जिए जाओ, एआई को जीते जाओ, बीमारियों को जीते जाओ, मानसिक संतापों को जीते जाओ, है ना, सारी गड़बड़ियों को जीते रहो। सभ्यता, हाँ, लोग मरना भी तो नहीं चाहते। हम वही तो है कि सहजता से मरना नहीं चाहते, मरने नहीं देना चाहते। विचित्र सी बात है कि भाई शरीर अब उस लायक रहा नहीं। पहले समझदार स्थिति यह हुआ करती थी कि बूढ़ा आदमी कहता था हो गया, चलने फिरने में तकलीफ हुई, आज वहाँ गए थे तो बहू मेरा खाना नहीं बनाना, अब से मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना मैंने छोड़ दिया। क्या मतलब? बोले वहां तक गया था तो ऐसा ऐसा हो गया, इस शरीर को और कहाँ तक लेके जाना है घर में बता देगा। वो फलाने फलानों को खबर भेज दो, मिलने आना हो तो। हाँ। और जो है वो जल लेगा, अन्न त्याग देगा। बहू भी नहीं बनाएगी ना खाना। बहू भी नहीं बनाएगी। तो हम ज्यादा सेंसिटिव तब थे कि अब ज्यादा से तब वो बोलते कि अरे ससुर जी समझदार हैं और हमें जो है कुछ सिखा के जा रहे हैं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए कि वहाँ पड़े हैं, कोई पोटी लेके जाएगा, कोई ये करेगा, वो करेगा, सड़ रहे हैं, पड़ रहे हैं, घिसट रहे हैं। तो ये जो है वो ज़्यादा स्वस्थ तरीका था, ज़्यादा ब्रॉड तरीका था, संथारा। लोग भी तो होने चाहिए ना ब्रॉड। तब दोनों ही ब्रॉड थे ना, बहू भी बहुत ब्रॉड माइंडेड है और ससुर भी बहुत ब्रॉड माइंडेड है। अब ना उसको मरने की इच्छा है ससुर को, ना बहू को ही सुनना है कि भाई मार दिया मेरे को तो ले भी नहीं गए। ऐसी तो बस ये सभ्यता जिस दिशा में जा रही है, ये जो मास हिप्नोटिज्म है, ये मास हिप्नोटिज्म ऐसा जा रहा है तो जा रहा है, ठीक है ना। धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे फिर वह समझ आएगी। धीरे धीरे जब ये अति होती है, अति के बाद में इन चीज़ों का अंत होता है। अब इस तरीके से जो जा रहे हैं, अब आबादी को इतना बढ़ा लिया है, मरने नहीं दे रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन और उस पर बचाए रख रहे हैं, दवाइयों पे लोग चल रहे हैं, दवाओं के सारे लोग जिंदा है। अब ये सब कुछ है, ये सब करना है, इतना तामझाम करना है, मरने नहीं देना है, एआई की जरूरत पड़ेगी ना, स्मार्टली सब कुछ करना है ना। इतनी आबादी को जो है संभालना है, जमीनें उतनी हैं, इसमें जो है ज़्यादा अनाज पैदा करना है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, कम ज़मीनों में ज़्यादा पैदा करना है। अब क्वालिटी का सवाल नहीं, अब तो क्वांटिटी का सवाल है ना। इतने पेट हैं, उनको भरना है, क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी को मारो गोली। ये क्वालिटी क्या होती है? अब वो जो है ठीक है, सरकारी स्कीमें आ रही हैं कि थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, वो दिखावे के लिए 2-4-5% हो पाएगी। यदि सभी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे तो भूख से सब बिलबिला के मर जाएंगे। 20-25% लोगों के लिए भी अनाज नहीं पैदा कर सकते। गुरुजी हमारे पूर्वजों ने हमको वो पास नहीं किया ना इन्फॉर्मेशन है, तो हम एक कटोरी अपामार खा के एक हफ्ते भूखे रह सकते हैं आराम से। अपामार भी कितना पैदा होगा, उसकी भी तो कोई लिमिट होगी ना, उसकी भी कोई लिमिट होगी। अब ये देखो, पासान तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम जहाँ रहते हैं तो हमारे गांव के पास में जो पाजू का पहाड़ है, वहाँ पे एक गांव है हिमालय में। तो हम वहाँ पर जो है, वहाँ एक बुजुर्ग थे, मर गए, वो गांव के सरपंच भी रहे। वह जो है बोलते 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 मर गए। वह जो भी आते थे, वैद्य थे, लोग आते थे उनके पास चिकित्सा के लिए आते थे। तो वो बताते थे देखो ऐसा ऐसे जीना चाहिए, बीमारी होती नहीं है ना, यह परहेज पथ्य होने चाहिए, ठीक है ना, भोजन वगैरह संतुलित करो, अल्पाहारी बनो, और जो है दवा में देता हूँ, चलो लेके आते हैं जंगल से, मैं तुम्हें दवा की पहचान कर देता हूँ, ऐसे ऐसे लक्षणों पे दवा तुम भी खाना और दूसरों को भी देना। वो बोलते थे लोग, वैद्य जी फुर्सत है नहीं। अरे आपके पास रखी होगी वाली दे दो ना, इस दवा का नाम ये, अरे रहने दो ना, दवा का नाम क्या, आप तो हो ना,
बस अब वैद्य हमें दवा दे दो, कैसी खानी है बता दो, बस बात खत्म हो गई। कोई उनसे सीखने के लिए तैयार नहीं कि मैं चलो मैं पौधा दिखाता हूँ कि कैसा पौधा होता है, कहाँ पैदा होता है, कौन कौन से पौधे तोड़ने, कैसे दवा बनानी। वो कोशिश करते रहे, कोई सीखने के लिए तैयार नहीं। अब बोलते हैं बुजुर्ग जो है हमें देना नहीं चाहते। फिर तुम मर जाओ, अगर नहीं अपने लाओगे दवा तो फिर मर जाओ। अब वही चीज़ें होती है, हम भी जैसे चलते हैं घूमते फिरते टहलते हुए, कोई पौधा मिलता है तो फिर बताना चालू कर देते हैं, अरे ये पौधा देखो देखो देखो। हम इस तरीके से वो करते हैं, कुछ ऐसी जिज्ञासा सी पैदा कर लेते हैं कि लोग आ ही जाते हैं और सुन ही लेते हैं, अरे ऐसे होने पर इस पौधे का ऐसा काम आता है, ऐसे करने पर यह काम आता है, और बार बार बोलते हैं ताकि जो है लोगों के दिमाग में बैठ जाए। पास ऑन करने की कोशिश तो होती है, लेकिन संभालता कौन है थाती को। हाँ, वो नहीं भूल सकते कि ये विंडोज़ किस में काम आती है ना, ये वाला वर्जन कैसा काम करता है ना, कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है, वो तो बिल्कुल एक बार बता दो बस। वो अपनी नियति को प्राप्त होंगे ना अपने आप। हाँ ठीक है, ठीक है, तो अपनी नियति को प्राप्त हो रहा है, इसमें फिर चिंता किस बात की हो रही है, फिर प्रश्न क्यों उठ रहे हैं, फिर क्यों प्रश्न किए जा रहे हैं। कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना, कोई ना कोई तो प्रश्न कर ही रहा है ना। वैसे तो स्वामी जी देखा जाए जितनी चॉइसेस बढ़ती है खाने में उतनी ज़्यादा तकलीफें होती है। वैसे हिमालय के अंदर तो लोग सत्तू खाते भी चीते हैं, सत्तू खाने से पूरा दिन वही खाते हैं और नहीं, ऐसा ये कहने की बात है कि हिमालय में सत्तू उत्तू खाते हैं। हिमालय का भोजन जो है कोई पौष्टिक भोजन नहीं किया जाता वहाँ पर, वहाँ का भोजन फूड हैबिट्स ख़राब हैं। हिमालय के लोगों की फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है और फूड क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। ये जो मैदानों में आप लोग जो फूड खाते हो ना, कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, पहाड़ों की फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है ना। ये नहीं, वो सब हम की बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। घूमने जाते हैं तो मैगी मिलती है मोस्टली। हाँ, मैगी मिलेगी आपको, और अपना जो है वहाँ के घरों में भी जो है मैदानों का जो वो हाइब्रिड राइस है, वो हाइब्रिड राइस खाया जाता है वहाँ पर। वहाँ तो बहुत कम चीज़ें पैदा होती हैं, थोड़ा बहुत कुछ पैदा होता है जो वहाँ का लोकल या ऑर्गेनिक है, ज़्यादातर तो मैदानों से ही आता है। और फूड हैबिट्स भी अच्छी नहीं है, पहाड़ों की फूड हैबिट्स कहाँ अच्छी है। नॉनवेज का चलन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, ड्रिंक जो है उसकी खपत सबसे ज़्यादा पहाड़ों में होती है। सिर्फ हवा अच्छी होती है, सिर्फ वहाँ की हवा अच्छी है और पहाड़ों पर चढ़ना उतरना, उसके कारण फिटनेस रहती है। जी, एक आंसर नहीं है शायद ना इसका, फिर जिसकी जागरूकता जितनी है उसके हिसाब बस ऐसा ही होता है, इसका एक आंसर हो नहीं सकता। बात तो सभ्यता वाली चल रही थी, तुमने उस हिसाब से उत्तर दिया, जैसा प्रश्न होगा वैसा उत्तर दिया जाएगा ना। सभ्यता इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, तो उसका ऐसा ही होगा। इसके बीच में भी तो कुछ कम्युनिटीज़ हैं ना, इस आपाधापी के दौड़ के बीच में कम्युनिटीज़ हैं। जैसे वो कौन सी कम्युनिटी है जो मैरीलैंड के पास में है, अमेरिका में, नाम भूल गए हम उसका। हाँ नहीं, चलो जो भी कम्युनिटी है, एक उंजा वैली भी है। वो जो है वो कम्युनिटी ऐसी है कि अभी भी वो व्हीकल्स यूज़ नहीं करते हैं, अपना तांगे वगैरह यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, अपनी सहजता सरलता में जीते हैं, श्रम अच्छा करते हैं, है ना। तो इस प्रकार की कम्युनिटीज़, बहुत सारी कम्युनिटीज़ डेवलप हो रही हैं, कई जगहों पर डेवलप हो रही हैं, जो कि ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए और इस प्रकार का कुछ जो है। तो ऐसी कम्युनिटीज़ भी चलती रहती हैं, कहीं ना कहीं तो ऐसा रहता है ना, सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना। जैसे हम भी किसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये जो अब बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत बढ़ने वाला है, तो इससे हम आइसोलेटेड हो जाएं, आइसोलेटेड होकर अपनी एक कम्युनिटी डेवलप कर लें, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हो। हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे लेकिन उस लिमिट तक यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हम जो है ऑर्गेनिक फूड खुद ही पैदा करेंगे, पैदा करने में हमारे शरीर का श्रम और व्यायाम भी हो जाएगा, और जो है ऑर्गेनिक फूड पैदा कर लेंगे, रहने का ढंग वैसा बनाएंगे। जो भी विज्ञान होता है, पिरामिडिकल शेप के हट्स बनाएंगे, सबको सेपरेट हट्स देंगे, है ना, सब लोग सेपरेट सेपरेट अपने हट्स में रहेंगे, किचन कॉमन होगा, सब सामूहिक जीवन जिएंगे। ये हम कॉन्सेप्ट जो दे रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हम पैदा करेंगे, जंगल हमारे खुद के होंगे और जंगलों को जो हम बचाएंगे, जंगलों को हम बढ़ाएंगे। तो ऐसी कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं।